Assalamualaikum. With lecture number 36, डॉक्टर सरफराज अली है। तो हमने गाइस अभी तक पढ़ा था रिमानियन कर्वेचर टेंसर, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कुछ रिची टेंसर पढ़ा है, रिची टेंसर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आज हम एक टर्म पढ़ेंगे कोडेसी टाइप टेंसर। क्या होता है कोडेसी टाइप टेंसर? An arbitrary covariant tensor Aij is said to be Codacy type if Aij comma k is equal to Aik comma j. Theorem है prove that if the Ricci tensor is of Codacy type, then the curvature scalar curvature is constant. तो यहाँ पे हमने इन जनरल लिया था Aij comma k और उसका हमने डेरिवेटिव को चेंज किया था I और k के साथ। मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट कर देता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे I हमारा फिक्स रहा था, J और K इंटरचेंज किया तो KJ हो गया। अगर इस टाइप का कोई टेंसर आ जाए जो इक्वल आ जाए तो हम उसे कहेंगे वो कोडाइजी टाइप है। तो अब हमें थ्योरम दिया है प्रूव दैट इफ द रिची टेंसर इज ऑफ कोडाइजी टाइप, अगर रिची टेंसर जो है वो कोडाइजी टाइप हो, then the scalar curvature is constant. Since the Ricci tensor of Cotazi type, we have Rij, k is equal to Rik, j. तो जब हमने उसको मान लिया है कोटाइजी टाइप है तो हमने प्रूव करना है कि इसका जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट होगा। इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद Gij वी गेट, तो इसको Gij से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे ये Gij मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास ये I और J, ये Ij से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा R के माइनस यहाँ पे आपके पास I से I कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, J और K आपका बच जाएगा। ये जो टर्म है ये मेन रनिंग रह जाएगी। मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ आपको जी। यहाँ पे देखिएगा हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दी। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन थी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास दिया हुआ था Gij, मैं लास्ट स्लाइड को यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे था Rij। अब ये पहली टर्म लिख रहा हूँ तो पहली टर्म में ये दोनों जब इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये सिर्फ R बचेगा, वो आपके पास ये टर्म आ गई माइनस। अब दूसरे के लिए हमारे पास था G, दूसरी टर्म जो थी Gij और यहाँ पे R दिया हुआ था Ik। मैं डेरिवेटिव की टर्म को हाईलाइट नहीं कर रहा, डेरिवेटिव जहाँ पे है वो ऐसे रहे। यहाँ पे I से I कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये J और K बच जाएगा, वो J और K यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो टर्म है बल्कि ये RJ कोमा J, ये हम लास्ट में प्रूव करके आए थे जब हमने रिची टेंसर प्रूव किया था, जहाँ पे हम उसके डाइवर्जेंस कर रहे थे कि ये इसके डाइवर्जेंस जो है वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि RJ इक्वल टू होगा 1/2 RJ। तो यहाँ पे ये दोनों का जो सम है, दोनों का डिफरेंस जो है ये आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ, ये दोनों टर्म सेम होगी तो हमारे पास बचा 1/2 R, K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 जो हम नॉर्मली मैथ में पढ़ते हैं, ये 2 इस साइड पे मूव हो गया तो बाकी ये टर्म बच गई। एक्चुअली मैं इसे गलत कहूँगा, अगर हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हो तो हमारे पास हम इस टर्म को लिखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स इज इक्वल टू 0, तो इट मीन 1/2 जो एक कांस्टेंट नंबर है इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो फिर क्या 0 है? फिर हमारे पास ये जो टर्म थी R हमारे पास ये जो टर्म थी R, K मीन डेरिवेटिव ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 आ गई। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि R, K इज इक्वल टू 0, सो डेरिवेटिव ऑफ द कर्वेचर दिस कर्वेचर इज 0, hence the scalar curvature R is
कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो रिची कर्वेचर था या कर्वेचर टेंसर जो कर्वेचर स्केलर था वो 0 आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो 0 आएगा। तो अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हम कह देते हैं वो कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब है एक्चुअली हमारे पास रिमानिंग ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आइंस्टाइन टेंसर। तो हम यहाँ पे पहले आइंस्टाइन स्पेस की बात करेंगे। A Riemannian space Rn n greater than 2 is said to be an Einstein space if its Ricci tensor can be expressed as, अगर इस स्पेस में हम किसी भी रिची टेंसर को आर आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जी आई जे वेयर सिग्मा इज अ स्केलर और इनवेरिएंट। ये हमारे पास कोई भी नंबर हो या मल्टीपल हो, हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया है आर आई जे उसका रिची टेंसर उसके मीट्रिक टेंसर के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मीट्रिक दी हुई है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे G11 दी है, मैं 2 डायमेंशन ले लेता हूँ, ये G22 दी है। अभी तक हमने जितनी भी मेट्रिसेस पढ़ी हैं उनमें डायगोनल एंट्रीज ली हैं। डायगोनल हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मेट्रिक डायगोनल हो, तो कुछ क्वेश्चन आपको नॉन डायगोनल के भी आ सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीट्रिक है G11 G22, तो यहाँ पे इसके कारस्पॉन्डिंग जो हम रिची टेंसर फाइंड करें, ये रिची टेंसर वो इक्वल टू आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड किया R11, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम G मल्टीपल ऑफ G11, और यहाँ पे आपका कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, वेयर इज ये लिखा हुआ है सिग्मा स्केलर आर इनवेरिएंट। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए या वट एवर, आप इसे कोई भी स्केलर कह लें, वो जस्ट फॉर नोटेशन सिग्मा लिखा हुआ है, तो आप इसे जो भी कहना चाहें, ये नंबर भी हो सकता है। तो ये हमने प्रूव कर, ये हमने कहना है कि जब भी कोई मीट्रिक ऐसी दी हो, ऐसी स्पेस दी हो जिसकी मीट्रिक के एलिमेंट्स और रिची टेंसर के एलिमेंट्स वो एक सर्टन कॉरस्पॉन्डेंस में आ जाए और किसी भी सिग्मा मल्टीपल में आ जाए। अगर ऐसा हो तो इक्वेशन 1 इज नोन एज आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल इक्वेशन कह देंगे एट पॉइंट्स वेयर मैटर इज प्रेजेंट। ओके, तो ये हमने प्रूफ इसकी डेफिनेशन करना थी। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्या आता है हमारे पास। हाँ, थ्योरम दिया हुआ है जी, प्रूव दैट फॉर एन आइंस्टाइन स्पेस आर आई जे इज इक्वल टू आर ओवर एन जी आई जे वेयर आर इज स्केलर कर्वेचर। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर रिजल्ट लिख दिया, तो वो जो हमारा सिग्मा था वो सिग्मा इस सर्टन नंबर के इक्वल हो। अब हमारा प्रूव में ये चीज जरूरी है। जब आइंस्टाइन स्पेस कह दिया तो इट मीन आर आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जी आई जे के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म आर और एन दे दिया है, आर और एन के अकॉर्डिंग हम वो टर्म्स देखेंगे। We know that for Einstein space के लिए r i j is equal to sigma g i j है। स्केलर कर्वेचर r is given by, अब रिची कर्वेचर आप फाइंड कर लें, इसमें से रिची जो स्केलर कर्वेचर जो है वो फाइंड कर लें। कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास रिची टेंसर दिया हुआ था ये वाला, हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं किसके साथ, किसी जी आई जे के साथ। तो एक्चुअली हम यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जी आई और ये जे आ जाएगा, यहाँ भी जी आई जे कर दें, ये जी आई और जे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास टर्म जो है ये डेल्टा सिग्मा, ये जो टर्म थी एक्चुअली यहाँ पे ही, अब इसको और इसको यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आपका आर आ गया, लेफ्ट साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब राइट साइड पे आ जाए, ये सिग्मा एज इट इज, ये जी आई जे आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट पे लिख दें, राइट पे किया राइट पे लिख दें जी आई जे, लेकिन आपने लिखना दोनों सेम है। अगर आपने इस आर आई जे को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है जी आई जे के साथ, तो यहाँ भी आपने जी आई जे को लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे कोई एक को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये इससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाकी आपके पास बचा सिग्मा आई, सिग्मा ये आ गया, डेल्टा आई आई। अब एक्चुअली यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा ये डेल्टा आई आई इज इक्वल टू एन कैसे हुआ, ये डेल्टा आई आई, मैं इसको वेरिएशन देता हूँ, ये आएगा आपके पास 1 प्लस डेल्टा 2
प्लस, अब हमारे पास यहाँ पे जो मीट्रिक है वो डिफाइन नहीं, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ऐसे लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म आ जाएगी वो डेल्टा एन एन लिख दें, या आप कुछ भी के लिखना चाहें के लिख दें। तो एक्चुअली ये जो सम है, ये जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, हर एक के लिए आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस ये मूव करते हुए 1। तो इन सब का सम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं है, तो हमने अपने पास से लिख ली वो n टर्म्स है। अगर ये n टर्म्स हैं तो इन 1 की एडिशन है तो आपको वो n आ जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास ये r इज इक्वल टू n सिग्मा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमने सिग्मा लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू r ओवर n, तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि r ओवर n विल बी इक्वल टू सिग्मा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये रिजल्ट हमें चाहिए था इसमें। नेक्स्ट थ्योरम है जी, prove that for an Einstein space the scalar curvature r is constant। तो ये फिर अगेन वही दोबारा आ गया, यहाँ पे वही प्रूव करना है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट फॉर एन आइंस्टाइन स्पेस। अब आइंस्टाइन स्पेस है तो इसमें हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो रिची टेंसर है दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा जी आई जे। और अभी हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर ली है कि सिग्मा इज इक्वल टू आर ओवर एन, वेयर दिस आर इज रिची कर्वेचर या स्केलर कर्वेचर। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लें जी, फॉर एन आइंस्टाइन स्पेस वी हैव, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब ये वो डेफिनेशंस हैं जो हमें एमसीक्यूज में याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है फॉर फॉर एन आइंस्टाइन स्पेस आर आई जे इज इक्वल टू, आगे ऑप्शन दिए होंगे तो वो ऑप्शन आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज एक मैं बना के दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल यही दिया हो, तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी आर आई जे इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा जी आई जे, दूसरा मैं नंबर लिख देता हूँ, मैं इस पे ऑप्शन लिखूंगा टेक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, दूसरा लिख देता हूँ 2 जी आई जे। अब अगर ये दो ऑप्शन हैं तो यहाँ पे ये भी सही है ये भी सही है। अगर आपको कहा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन तो दोनों ठीक है, अगर आपको कहा गया है टिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन तो फिर ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, ये नहीं है। तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे, आपकी स्टेटमेंट जो गिवन हो उस स्टेटमेंट में आप एप्रोप्रिएट टर्म कह रहे हैं या करेक्ट टर्म कह रहे हैं। तो अगर आपको एप्रोप्रिएट कहा है तो आपने उस चीज के अकॉर्डिंग देखना है, अगर करेक्ट कहा तो फिर आपके पास ऑप्शन है अब जिसको जैसे लिखना चाहे। ओके जी, अब वापस आ जाते हैं थ्योरम में। हमें थ्योरम की स्टेटमेंट दी है, प्रूव दैट फॉर एन आइंस्टाइन स्पेस द स्केलर कर्वेचर आर इज कांस्टेंट। हमने ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट होता है, इसका कर्वेचर जो है स्केलर कर्वेचर जो है कांस्टेंट है, तो इट मीन इसका डेरिवेटिव जीरो है। फॉर आइंस्टाइन स्पेस अभी हमने ये डेफिनेशन प्रूव की, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जी आई एल वी गेट, हमने अपने पास से किसी भी ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई कर दिया, जी आई एल आर आई जे इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है हमने बाहर लिख दी जी आई एल जी आई जे। तो यहाँ से आपकी ये आई और आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आर एल और जे बच जाएगा, यहाँ से ये टर्म कांस्टेंट एज इट इज आ गई, यहाँ पे आ गया डेल्टा, ये आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डेल्टा एल और जे आ गया। टेकिंग द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वी गेट। अब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव में यहाँ पे ओके ये मैं मेंशन कर देता हूँ, जब हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखा है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं। तो आर एल जे सेमीकोलन के इज इक्वल टू आर एन एल जे कोमा के, ये टर्म आ गई। अब इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हैं। अब लेफ्ट साइड बाद में देखते हैं, राइट साइड जो है वो आ गई आपके पास, यहाँ पे देखिएगा ये आर एन आपका कांस्टेंट नंबर है, अब इसका होगा और इसका होगा, यहाँ पे आपके डबल है वो चेक कर ले। आपने 1 ओवर एन बाहर रखा, डेल्टा एल जे एज इट इज और आर का डेरिवेटिव प्लस 1 ओवर एन आर इज आर एज इट इज डेल्टा एल जे, ओके यहाँ फिर मेंशन कर देता हूँ, ये आपका सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन।
तो मीट्रिक टेंसर में हमने पढ़ा था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर इज जीरो। तो अगर मीट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जीरो है, उसके इनवर्स फॉर्म का भी जीरो होगा और डेल्टा का भी जीरो होगा। तो ये टर्म जो है, इसके ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है ये इक्वल टू जीरो होगा। ओके, एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप नवाज़िश अली शाह की बुक यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये कॉमा लिख देता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए। एक्चुअली बुक है तो वहां पे हर टर्म में वो मेंशन किया होता है टेकिंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई कर दूं कि ये आपके पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो सेमीकोलन से मेंशन होगा। अगर पेपर में भी आपके पास, पेपर में अगर फॉर एग्जांपल ये ना भी लिखा हो, कोवेरिएंट वर्ड ना लिखा हो, तो सेमीकोलन का मतलब कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा, कोमे का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये टर्म हमारे जीरो आ गई। यहाँ पे 1/n डेल्टा एल जे और ये एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टिंग एल एंड के वी गेट। अब यहाँ पे हम ये जो लेफ्ट साइड थी उनमें के एल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये यहाँ पे एल था, ये एल था, तो ये के कर दिया इज इक्वल टू 1/n। ये डेल्टा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअली 1 ही होना है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। ये के और ये के, तो यहाँ पे ये जो टर्म है अभी हम पिछले थ्योरम में करके आए हैं, ये टर्म किसके इक्वल है? ये जो टर्म है ये 1/2 आर कॉमा जे के, ये 1/n। यहाँ पे आप इसको जब ये के से के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जे जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1/n आर कॉमा n के आ गया, तो यहाँ पे इन ये साइड भी इधर ले 1/n माइनस 1/2 आर कॉमा जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये मे और मे नॉट बी जीरो। क्यों? इसका सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर n इक्वल टू जीरो होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, तो फिर ये हमारे पास जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इन जनरल केस ये टर्म जो है ये जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर इट मीन ये कर्वेचर जो है ये जीरो। तो अगर कर्वेचर जीरो है तो हमने लिख दिया आर, कहाँ पे थे जी, ये आर कॉमा जे इज इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो हो गया तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि इसका जो ये कांस्टेंट है, स्केलर कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम दिया है, इफ in a Riemannian space Rn n greater than 2 Rij is equal to R/2 Gij, then prove that the Ricci tensor vanishes identical। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास उस क्वेश्चन में n था, मीन इन जनरल यहाँ पे n आया था डेल्टा सिग्मा की जगह पे। तो अब कहते हैं अगर यहाँ पे 2 होगा तो हमारे जो रिच्ची टेंसर की सारी टर्म्स हैं वो आइडेंटिकली वैनिश हो जाएंगी। आइडेंटिकली वैनिश का मतलब होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जीरो होते हैं, हमने कोई एफर्ट नहीं की, वो खुद से जीरो। प्रूव कर देते हैं जी। अब गिवन है आर आई जे इज इक्वल टू R/2 जी आई जे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई जी आई जे। आपने मल्टीप्लाई किया, ये लेफ्ट साइड से दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये आ गया R इज इक्वल टू R/2। यहाँ से I कॉन्ट्रैक्ट कर दें या J से जो कॉन्ट्रैक्ट कर दें, एक टर्म बच गई R/2 डेल्टा आई। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा आई है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रूव किया था, दिस इज इक्वल टू n। तो दिस r इज इक्वल टू R/n/2। तो यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस n/2 इज इक्वल टू 0। सिंस n इज ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 है तो ये इक्वेशन कुछ भी आ जाए, कोई नंबर ही बचेगा हमारे पास। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, जब ये ग्रेटर देन 2 है तो इट मीन ये टर्म जीरो नहीं हो सकती। जब हमने ये कहा हुआ है कि n ग्रेटर देन 2 है तो ये जो है ये ग्रेटर नहीं हो सकती। अगर ये ग्रेटर ना हो तो हम कहेंगे r इज इक्वल टू 0। रिची स्केलर जो है, रिची स्केलर इज इक्वल टू 0। जब रिची स्केलर 0 आ गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये गिवन में सब्स्टिट्यूट करें, दिस r इज इक्वल टू 0, सो रिची टेंसर Rij इज इक्वल टू 0। तो आपका ये सारा क्वेश्चन में दोनों टर्म्स इक्वल टू 0। तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे फार्मूलाज आप पेज पे लिखते जाएं, एक पेज पे अलग से लिखते जाएं। सॉल्व करने के लिए हो सकता है जो यूनिवर्सिटी पॉलिसी है उसके मुताबिक टाइम कम हो, लेकिन फिर भी आपके पास ये लिखे हुए होने चाहिए ताकि आपको सॉल्व करते हुए हेल्प मिल जाए इसमें। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख लें, आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यूज में।
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इन रीमानियन स्पेस अगर हम लेते हैं, ये अगर टर्म दी हुई है तो आपके पास रिचेट आंसर जो है आइडेंटिकली जीरो है, तो इसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि क्या टर्म आएगी, कैसे आंसर आएगा, ये आपको वहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस टाइप के आप जो क्वेश्चंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए या आपको लिख लेनी चाहिए ताकि पेपर करते हुए आपको आसानी रहे। यहाँ से आप देख लें, अगर यहाँ पे अगर कहीं पे कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे कह देता हूँ इफ आर आई जे इज इक्वल टू दिस वन, या मैं ये भी नहीं कहता, मैं सिंपली आपको उस क्वेश्चन में ले जाता हूँ कि इफ आइंस्टाइन स्पेस आर एन, या हमारा जो रिचेट आंसर है वो आइंस्टाइन स्पेस में है, तो आइंस्टाइन स्पेस का मतलब होगा आर आई जे, ये जो टर्म है हमारी आर आई जे इज इक्वल टू आर बाई टू जी आई जे, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये अगर टर्म दी हुई है या ये मेंशन ना की हो, सिंपल ये लिख दिया जाए कि हम आइंस्टाइन स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं। आइंस्टाइन स्पेस को जब डिस्कस कर रहे हैं तो इट मीन आर आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जी आई जे। अब सिग्मा हम प्रूव कर चुके आर ओवर एन, तो यहाँ पे अगर मेंशन कर दिया जाए इफ वी आर इन आइंस्टाइन स्पेस एंड रिच स्केलर इज जीरो, देन रिचेट आंसर विल बी, आगे उसके ऑप्शन लिखे हो तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्लियरली जीरो है।